Hello everyone, this is नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स देखने को मिलते हैं वैकेंसी से रिलेटेड, और काफ़ी सारे डाउट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड होते हैं, सैलरी से होते हैं, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे, चाहे आपके डाउट्स हों एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड या कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे तैयारी करें, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके ईएमआरएस से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स हो सकते थे वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ईएमआरएस स्कूल्स यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो होते हैं ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको रहकर जॉब करनी होती है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि रेजिडेंशियल स्कूल्स में किस तरीके से जॉब होती है। कई बिगनर्स इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और दूसरी बात करें आपकी लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी आपको जॉब अलॉट की जा सकती है। ठीक है, आप सिलेक्ट होते हो तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ आपके ईएमआरएस के स्कूल्स होंगे वहां पर आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये एक ऐसे डाउट्स थे तो हर बच्चा एक तरीके से मुझसे पूछता था कि मैम जॉब लोकेशन क्या हो सकती है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और बात करें कंपटीशन की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो कंपटीशन एज कंपैरिजन टू डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इनके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा कम कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता दिया रेजिडेंशियल स्कूल्स है, यहाँ पर आपको वहां रहकर जॉब करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी वजह से कई बच्चे फैमिली इश्यूज की वजह से और कई बच्चे पर्सनल चॉइस की वजह से यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो यहाँ पीआरटी की वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलती। ठीक है, प्राइमरी टीचर की ना तो वैकेंसी होती है और ना प्राइमरी टीचर यहाँ पर प्राइमरी बच्चों को पढ़ाया जाता। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए ना वैकेंसी होगी, ना ही यहाँ पर स्कूल्स जो शुरू होते हैं वो सिक्स्थ यानी कि टीजीटी और पीजीटी, इन्हीं की ही वैकेंसी आपको देखने को मिलती है और इन्हीं बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों के ये डाउट्स देखने को मिलते हैं, और अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, तो ये डाउट आपको बिल्कुल ही देखने को मिलेगा। बात करें जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस की जो वैकेंसी है वो आने वाले 3 सालों में फिल करनी थी, जिसमें कि 38,000 वैकेंसीज आपकी थी। ठीक है, जिसमें कि 10,000 वैकेंसी आपकी पहले ही निकाली जा चुकी है 2023 में। 2024 में आपका फेज 2 की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि आपकी लगभग 28,000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको पता ही, आप लोगों को पहले ही पता है, ये जो वैकेंसी है जैसे कि आपको पता है कि ईएमआरएस को ये 3 साल के अंदर अंदर ये 38,000 वैकेंसीज आपकी फिल करनी थी, जिसमें कि 10,000 वैकेंसी आपकी पहले निकल गई और 28,000 वैकेंसी आपकी रह गई। ये जो मतलब नोटिफिकेशन आपका 2023 में आया था तब ये चीज क्लियर हो चुकी थी। ठीक है, 2023 चला गया, आपका 2024 चल रहा है, ऑलमोस्ट ये भी आधा जा चुका है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जो ये वैकेंसी आज आपको देखने को मिलेगी फेज 2 की, एक तो इस साल मिलेंगी और जो थोड़ी बहुत रह जाएंगी वो आपको 2025 में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ टीचर बनने की, क्यों? क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन आपको उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता जितना कि आपको डीएसएसबी और टीचिंग एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले सिलेक्शन लेना, अच्छी सैलरी पाना, तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सिर्फ टीजीटी और पीजीटी लेवल की वैकेंसीज आती हैं, प्लस यहाँ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भी वैकेंसीज आती हैं, लेकिन ज्यादातर डाउट जो होते हैं वो टीजीटी और पीजीटी को लेकर होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें होप सो आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी में आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आती है। और एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करूंगी कि डिग्री आपकी, आपसे जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कभी भी किसी भी जॉब में मांगी जाती है तो वो चीज आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आपके रिजल्ट वगैरह सब अनाउंस हो जाए, या फिर अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो वैकेंसी की लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस आपका सीटेट पेपर 2 ये होना चाहिए।
ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। टीजीटी में एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि टीजीटी में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टीजीटी एसएसटी, ठीक है, और टीजीटी साइंस, इनमें और मैथ्स में, इनमें आपके मांगे जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो जब भी आप मन बनाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन का, तो एक बार अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जांपल फॉर आपको बताऊं टीजीटी एसएसटी के लिए, तो आपके पास हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट पूरे 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, पूरे 3 साल हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, प्लस या फिर हिस्ट्री के साथ फिर आप 3 सब्जेक्ट और ले सकते हो, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ आप कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हो, पॉलिटी का कर सकते हो, हिस्ट्री का कर सकते हो, या फिर इकोनॉमिक्स का कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सेम चीज आपकी मैथ्स और साइंस के साथ भी वेरी करता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप एलिजिबल हो पाते हो या नहीं हो पाते, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बात करें आपकी एज की, तो एज अगर आप बात करते हैं पीजीटी लेवल पे, तो पीजीटी लेवल पे आपकी जो एज देखने को मिलती है वो 40 ईयर्स तक आप एलिजिबल होते हो, प्लस टीजीटी में आपको 35 ईयर्स तक आप एलिजिबल होते हो। प्लस बात करें इनका एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स को आपका 3 साल का, एसटी एसटी कैंडिडेट्स को आपका 5 साल का, और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स को यहाँ 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब कोई बच्चा है जो पीएच में भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके पास ये चीजें एड ऑन हो जाएंगी, जैसे कि अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो और ओबीसी हो, तो यहाँ पर आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिए। एससी से हो तो 15 साल का, और एसटी से हो तो भी 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स को भी 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फेज 2 की वैकेंसी आपको क्लियर हो गई। बात करें तो 28,000 लगभग वैकेंसीज हैं। अब आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर किया जा सकता है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर करी। अब इसके बाद बात करें आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में या फिर नेगेटिव मार्किंग के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम आपका सीबीटी मोड पे होता है, ठीक है, सीबीटी मोड पे होता है, जो कि आपका ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप बात करें आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम पैटर्न या फिर बुक्स के बारे में, तो पहले मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देती हूँ बुक्स से रिलेटेड। तो बुक्स अगर आप बात करें, तो आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो टीजीटी में कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एनसीईआरटी आपको 6 to 12 तक एक बेस क्रिएट कर देंगी। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो 6 to 12 अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो वो सफिशिएंट हो जाती है आपके तैयारी के लिए, सिलेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा सिलेबस देखने को मिलता है, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हो तो वो डिपेंड करता है कि आपका 12 तक तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन तक भी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो एक बार अपना ऑफिशियल सिलेबस जरूर क्रॉस चेक करने के बाद अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में आपको यूजुअली जनरल पार्ट प्लस सब्जेक्ट कंसर्न आपका देखने को मिलता है। ये जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपको 3 लेवल देखने को मिलते हैं। 3 लेवल जैसे कि आपका एक तो हो गया जनरल पार्ट, ठीक है, एक हो गया आपका सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि लैंग्वेज वाले में अगर आप बात करें, टीजीटी पीजीटी दोनों ही लेवल में लैंग्वेज वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको दोनों में ही क्वालिफाई करना पड़ता है। ये चीज क्लियर कर लीजिए, यानी कि 40% का रेशियो आप लोगों को लाना ही पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो हिंदी और इंग्लिश यही 2 लैंग्वेज होती हैं आपका पीजीटी में। टीजीटी में आपको 3 लैंग्वेज देखने को मिलती हैं 10-10 नंबर की, जो कि 30 मार्क्स का आपका होता है, ठीक है। इसमें एक तो आपकी होती है हिंदी, एक होती है इंग्लिश और एक होती है रीजनल लैंग्वेज। अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है तो आप हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को दोबारा सिलेक्ट कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज में क्वालिफाई करना जरूरी है, वरना आपकी शीट ही चेक नहीं होगी। ये चीज क्लियर हो गई। बात करें जनरल पार्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के देखने को मिलते हैं, तो वो आपको देखने को मिलते हैं रीजनिंग, जीके, ठीक है। जीके में आपका जनरल अवेयरनेस भी आ जाता है और करंट अफेयर्स भी आता है, 10 मार्क्स का ये आपका आता है, ठीक है। आईसीटी,
ठीक है। आईसीटी भी आपका 10 मार्क्स का आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका 10 मार्क्स का आता है। यानी कि अगर बात करें पीजीटी में, तो पीजीटी में ये 60 मार्क्स का होता है और टीजीटी में आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, टीजीटी में, और पीजीटी में कितना, 60 मार्क्स का। ठीक है, 180 नंबर का टोटल एग्जाम आपका होता है। पीजीटी एग्जाम जो होता है 3 घंटे का आपका होता है टीजीटी में। आपका टीजीटी में और पीजीटी में ये जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है, टीजीटी में तो आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, और पीजीटी में 20 मार्क्स का, यानी कि 20 में से आपका 10%, तो 20 में से आपका क्वालिफाई जरूर होना चाहिए। 40% का रेशियो यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। आपकी नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 की देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, जो आपने किया होगा सही। ये चीज क्लियर की। तो यहाँ पर तुक्के भिड़ने का पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपटीशन एज कंपैरिजन टू डीएसएसबी, केवीएस, इन सब के अकॉर्डिंग कम होता है, लेकिन इतना भी खराब नहीं होता कि आप बिना पढ़े ही निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा खासा सिलेबस है और अच्छा खासा एग्जाम पैटर्न है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका अच्छा खासा ही है। तो सीरियसली होकर अगर आप चीजों को कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बेहतर रिजल्ट आपके देखने को मिलते हैं। बाकी वैकेंसी जब भी आए, ठीक है, अगर आप रेडी रहोगे तो ये चीज समझ लीजिएगा कि इनका जो एग्जाम है वो विद इन 3-4 मंथ्स में हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपकी वैकेंसी रिलीज की जाएंगी। तो इसलिए P1 से तैयारी करते रहिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कीजिए, प्लस उसके बाद सिलेबस को देखिए, पीवाइज क्यूज को देखिए, और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है। एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी जिसमें कि मैं बताऊंगी कि पीजीटी में और टीजीटी में आप किस तरीके से तैयारी कर पाएंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, होप सो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो पाई होंगी, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। किसी ना किसी माध्यम से मैं आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। बाकी मैंने कोशिश तो यही की है कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएं, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।